ओके बच्चों, कैसा हाल चल रहा है? कैसा रहा गुड एग्जाम? इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड बहुत इवनिंग। अच्छे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसा, मतलब एग्जामिनेशन अच्छा रहा? यस सर। नो सर। एक एक सर सेकंड। अच्छा, मैंने वीडियो ऑन किया ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो एग्जामिनेशन सब सही रहा, राइट? यस सर। अच्छा। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ किसी को? नो सर। नो नहीं सर। ना? ठीक है। फिजिक्स में अभी आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था? मतलब आपके जो पेपर थे थ्योरेटिकल बेस्ड थे, राइट? जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस वाले होते हैं। इसी के लिए यस। कुछ बच्चों ने मुझसे, मतलब इवन मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ टोरॉइड्स, ये भी पूछा था। तो आई थिंक मैंने वहां से इवेल्युएट किया था कि ये मोस्टली आंसर ऐसे लिखा जाता है। बट ठीक है, उस चीज़ों में आपको मैं समझता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग हेल्प की होगी। थियोरेटिकल बेस्ड हमारा जो भी होगा नीट वाले एग्जामिनेशंस, वहाँ नंबर के फॉर्म में आंसर आते हैं जनरली। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, राइट? तो आपको मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने, याद करो, हम लोगों ने खत्म कहाँ पे किया था? डाइपोल के ऊपर। तो डाइपोल के हमने इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन दोनों पे हम लोगों ने निकाल ली थी, राइट? यस सर। अब स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको क्या? नो सर। नो सर। अब दिख रही है सर। दिख रही है। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही साथ रहेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन थोड़ा वहां से हट के चलेंगे। थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कहाँ हटेंगे। अभी हम फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे जैसे हम लोग निकालते रहे सारे कुछ में, अभी क्या कर रहे थे? फील्ड स्ट्रेंथ ही तो निकाल रहे थे। किस किस का हमने निकाला था? रिंग का निकाला था, डाइपोल का निकाला था। और कहाँ पे निकाला था हम लोगों ने देख लिया था। जो स्पेशल पॉइंट्स होते थे जैसे एक्सियल पॉइंट्स पे, वो सभी चीज चलेगी। फिर से हम वापस आएंगे फील्ड का कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, फ्लक्स। क्यों जानना पड़ेगा फ्लक्स के बारे में? क्योंकि इससे हमें एक हेल्प मिलेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है और गॉस लॉ क्या होता है, वो बताएगा। और फिर हम बहुत चीजों का फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीच में फिर से एक पॉज लेंगे। पहले हमने बोला था डाइपोल के लिए पॉज दिया था, थोड़ा पढ़ाया। फिर मैंने क्या कहा कि फिर उसका फील्ड ही निकालो बैठ के। तो फिर वैसे ही हम अभी थोड़ी देर के लिए पॉज किस में लेंगे? फ्लक्स पहले पढ़ने में। फिर उसके बाद वापस आएंगे और फिर बोलेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स, अगर ऐसे सिस्टम हो, एक शीट हो, इन्फिनाइट लॉ, उसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी एक पॉइंट पे उस शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा, वो सब बात करेंगे। कोई स्फीयर है, उस स्फीयर में अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसके सरफेस पे सिर्फ है, तो वहां से बताओ कि वहां पे किसी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। ये सब बात करेंगे, ठीक है? और जैसे भी रहेंगे, जैसा भी सिस्टम होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगेगा। ये तो लगता है ना? यानी इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? कहता है कि अगर हमने लिया है, कि अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारे सोर्स पार्टिकल हैं, पार्टिकल हो या सिस्टम हो, सब सिस्टम जिसको कह सकते हैं, पार्टिकल हो या सब सिस्टम, ठीक है? मतलब यानी एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा हो गया रिंग, ऐसा टाइप। सपोज करो सर, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक रिंग है सर, और इसी के कुछ डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट चार्ज भी रखा हुआ है, और यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम R1 कहते हैं। तो यहां सर पूछ रहा है फील्ड बताओ। तो हम कैसे पहले सोचेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे नामकरण करवाया था? E एट P ड्यू टू 1, याद है कि नहीं? एडी वाला फॉर्मूला बोला था कि नहीं? एडी याद रखना, एट ड्यू टू। तो अगर मैं बोलूं E एट, यहां पे पूछना है P, E एट P ड्यू टू किसके कारण? सिस्टम के कारण। सिस्टम क्या होता है? हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम में है? एक रिंग है और एक पॉइंट चार्ज है, यही दो सिस्टम है ना हमारे पास। तो अब इस के कारण अगर हमें निकालना है तो हम बोलते हैं इसको सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। एक लेते हैं, इसका रिंग का अलग निकालेंगे और इस पॉइंट का अलग निकालेंगे। तो ई
अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, P पे निकाल रहे हैं, तो कैसे रखा था मैंने, E1 प्लस EP2 वेक्टर के साथ। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी जो सिस्टम सोर्स 1 अगर है, वो अगर सिर्फ उस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कारण P पे जो फील्ड बन रही है, साथ में वो क्या करेगा, वेक्टर एडिशन किसके साथ होगा, अगर सिर्फ उस यूनिवर्स में सिस्टम 2 का पार्ट पोर्शन, यानी सब सिस्टम 2 सिर्फ एग्जिस्ट करता, यानी सिर्फ मान लो पॉइंट एग्जिस्ट करता, उस कारण से P पे क्या फील्ड आती, तो अगर इन दोनों का जो आया है, तो अगर उस P पे सिस्टम के कारण यानी दोनों के कारण देखना है, तो उसका क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा दोनों का जो निकाला है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। तो ये सभी चीजें हम वही लगाते जाएंगे, फील्ड निकालेंगे, अलग अलग सोर्स, अलग अलग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे पास, यानी उसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। उस कारण से किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में करने से पहले इसका एक चीज देखता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला थोड़ा सा अलग काम करते हैं, ठीक है। अलग काम में क्या करना है, एक क्वांटिटी मैंने आपके सामने ला के रख दिया, अभी तक एक क्वांटिटी ला के नाम रख दिया, जिसको नाम हमने क्या रखा, फ्लक्स, जिसको फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और इसका डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन क्या दे रहे हैं आपको बताओ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, द नंबर ऑफ electric field lines passing through a given area is electric flux, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने आपको दिया, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा फ्लक्स ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि इसका डेफिनेशन ही ये है, ठीक है। मैं इसको आपको शॉर्ट में ऐसे बताता हूं, मैं बोलूं ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, ये सही है या गलत है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। तो आप बोलोगे हाँ सही है, क्यों, तो आप बोलोगे कि सर डेफिनेशन ही यही आपने रखा है, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या लिखा है, अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। तो आपको अगर मैंने बोला ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, तो आप कैसे बोलोगे ये या गलत है, बोलोगे कि सर डेफिनेशन ही इसका यही है, अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। तो फ्लक्स ऐसा क्यों है, इसको डिफाइन ही हम ऐसे कर रहे हैं, हम डिफाइन ही ऐसा कर रहे हैं कि हम कितने फील्ड, हम जानते हैं फील्ड लाइंस होते हैं, हमने देखा है पीछे सिग्निफिकेंस, इसके पर्टिकुलर शेप होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई से मतलब होगा तो ये रहा, आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया, आपने किसी ने मन किया कि ऐसे वो ये लो मैंने डिस्को डांस वाला टाइप का बना दिया, ये लो ये इसको फील्ड लाइंस कह देंगे, नहीं, ये फील्ड लाइंस जरूरी नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है। पॉइंट चार्ज है तो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, ये उसके फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे लाइंस हैं, तो यानी अब मैं बोल रहा हूं कि जब ये लाइंस हैं, जो कि एक प्रकार से कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस, और इसका डायरेक्शन है, यानी फील्ड लाइंस जा रहे इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहे, तो कितने से, अगर मैं इतना छोटा सा एरिया लूं तो कितने फील्ड लाइंस गुजर रहे होंगे, उसको मैंने क्या नाम दिया, फ्लक्स, ठीक है, नाम यही दिया, ठीक है भैया, आपने बोला ये चीज, मैंने बोल दिया ठीक है। चलो इससे पहले एक और बात यहीं पे मैं बता देता हूं, मैंने आपको क्या बोला, सपोज कीजिए, ठीक है, इसमें पहले ये चीज देखते हैं, एरिया वेक्टर। आपको फ्लक्स के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया, एरिया वेक्टर के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। एरिया वेक्टर के बारे में आपको रख रहा हूँ बातें कि होता क्या है। एरिया वेक्टर में अगर बोलूं तो कैसा क्वांटिटी लगता है, स्केलर या वेक्टर, बताओ, अरे कोई बात नहीं, स्केलर। स्केलर, ठीक है, एक ने बोला स्केलर, ठीक है। और कोई रखना चाहता है, बताओ, ऐसे डरो मत कोई कि मैं कुछ बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर जो फर्स्ट टाइम भी क्लास कर रहे होंगे या मैं कभी भी, आप अपना आंसर रखो, आपको लगता क्या है बताओ, वही चीज है बस, उससे ज्यादा नहीं है, सही है या गलत है उसके लिए तो मैं बैठा हूं।
ठीक है, बताओ। वेक्टर। वेक्टर, एक ने सर बोला वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, और मैं आपसे लॉजिक पूछूं तो आप बोलोगे सर नाम में ही वेक्टर है, यही होगा लॉजिक, है कि नहीं, कि सर नाम में ही वेक्टर रखा है। अब जैसे आपने बोला ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये क्या एक फोर्स है क्या, नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यानी उसके दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें वैसी होती हो वो होगी ही, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी होता है ना, जैसे ज्यादा सोच लेते हैं तो चीजें बिगड़ जाती है, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो नाम से सिर्फ हम नहीं जानेंगे, नाम से हम नहीं जानेंगे कि एरिया वेक्टर अगर आपने नामकरण रख दिया है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलूंगा मैं कि एरिया वेक्टर क्यों है, अगर आपको सोचना है तो आप सबसे पहले लाओगे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे सिंपल सी बात, पहली बात इसका डायरेक्शन होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी अगर एरिया वेक्टर है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हमेशा के लिए लिख सकते हैं कि नहीं। एरिया वेक्टर यानी एक कोई क्वांटिटी विद वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टाइम्स द डायरेक्शन, लिख सकते हैं भैया। किसी का अगर फोर्स लिखते हो तो कभी कभी लिख देते हो ना, अगर किसी क्वेश्चन में 3 आई कैप दिया हुआ है, 3 आई कैप न्यूटन, तो इसमें क्या हुआ, 3 मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और आई मतलब डायरेक्शन। इवन आपको मैं बोलूं ये वाला चीज है कि अगर मान लो सर बोलोगे कि सर ऐसा बोल रहे हो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, अब इसमें बोलो सर, इसमें तो ऐसा नहीं बोल पा रहे हो कि मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन वाला चीज तो लेके नहीं आ रहे हो, मैं बोलूंगा हाँ ला दूंगा, बोलोगे कैसे, ये लो √3² प्लस 4², और इसको कर देंगे √3² प्लस 4², कर देंगे कि नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं, ऐसे क्या चेंज हुआ इसमें क्वांटिटी, अरे बताओ बताओ, इसमें ऊपर नीचे मैंने यही तो किया, a इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू a बाई बी लिखा हुआ है, अगर इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूं तो a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, वो कैंसिल होके ए बाई बी ही तो रह जाएगा। तो इस वेक्टर को तो मैंने चेंज नहीं किया ना, इस वेक्टर को मैंने चेंज नहीं किया ना, इस वेक्टर में बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है इसका, इसी को तो मैग्नीट्यूड कहते हैं 5, और ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, यही तो है यूनिट वेक्टर, देख लो, तुम देख लो करके, 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर क्या होगा, 5/3, सॉरी 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, देख लो है कि नहीं, 5 टाइम्स कैप ए कैप। अब बोलोगे कि ये यूनिट वेक्टर कैसे है, गारंटी दो, तो मैंने बोला यूनिट वेक्टर का नाम ही है यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1, देख लो करके, 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। आएगा कि नहीं, बोलो। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हो सर कि वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे नहीं मतलब आपसे, ये आप अपने नामकरण रखते हो, कभी ऐसे कर देते हो कभी वैसे कर देते हो, आप बताओ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अर्थ है ये होना चाहिए। तो चलो अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपकी बातों को मानता हूँ और ऐसे ही मैं इसको रखता हूँ, यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। पहले अभी धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे, अभी बहुत है लंबी से स्टोरी, ठीक है, स्टोरी थोड़ी लंबी है। इसका अर्थ है कि एरिया वेक्टर अगर हम देखते हैं तो मैग्नीट्यूड के बारे में आप जो बोल रहे हो सर, वो बोल रहे हो कि वो होगा एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो पहली बात, सरफेस क्या होता है, तो सरफेस ऑफ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलूं या बॉडी बोलूं, दोनों बात बराबर है, लेकिन कब बॉडी होता है, जब उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं समझते। मतलब अगर मैं ये चीज ले लूं, ऐसा एक शेप का ले लूं,
सॉरी इसको छोड़, मैं ये शेप का लेता हूँ, एक स्फेरिकल शेप का लेता हूँ, कोई भी शेप के साथ होगा, और सेम स्फेरिकल शेप का उसी साइज का सब कुछ लेता हूं, बट इसका मास इस बार 4 गुना है और इसका मास m, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका जो सरफेस है और इसका सरफेस सेम होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सिस्टम के में जो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके लिए और इसके लिए सेम है। मैं उसके मास से मुझे मतलब नहीं है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मतलब नहीं है, वो शेप क्या है और शेप का जो मतलब सरफेस होगा उससे मैटर करता है। तो वो सिर्फ मतलब उसका क्या कंसीडर कर रहे हो, बॉडी को कैसे कंसीडर कर रहे हो, उसके वॉल्यूम के थ्रू सिर्फ कंसीडर कर रहे हो। तो उस समय कहेंगे द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज एनी प्लेन विच इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेपरेट आउट द बॉडी वॉल्यूम फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, देखते ये चीज हम इसको और आगे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। हमने स्फेरिकल सरफेस, सिर्फ ये कोई एक बॉडी ली, कोई आर्बिट्री शेप की बॉडी, मैं बोलूंगा इसका सरफेस क्या है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो सरफेस क्या है इसका, तो आप बोलोगे कि देखो सर ये वाला अगर यहाँ पे पूरी सराउंडिंग है, ये ये पूरी सराउंडिंग है, ये इसको आप सराउंडिंग कह रहे हो, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, पूरा सराउंडिंग है ना। तो ये वाला जो रेड कलर से आपने लाइन बनाया है वो क्या कर रहा है, इस बॉडी को और सराउंडिंग को सेपरेट आउट ही तो कर रहा है। तो बॉडी का ऐसा प्लेन जो कि सराउंडिंग को सिस्टम के साथ सेपरेट आउट करता है उसे हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम ऐसे जनरल बोलते थे, समझते नहीं थे कि ऐसे बोल देते कि हाँ सरफेस ऑफ द बॉडी, कोई चींटी मूव कर रही है, अरे यार मैं बॉडी के सरफेस पे कोई चींटी मूव कर रही है, इसका अर्थ क्या है, ये जो पतला लेयर है वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग को और मेरे बॉडी जो मेरा वॉल्यूम है उसको सेपरेट आउट कर रहा है, उसको सरफेस कहते हैं, ठीक है। किसका है ये बात बोल रहे, सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, सरफेस ऑफ द बॉडी। यहां से अब एक चीज हम निकाल के लाते हैं कि अगर मान लो कि सरफेस ऑफ द ये बॉडी अगर आपने बात किया है तो इसका अर्थ क्या हो गया, एक प्रकार का ये शीट पतली सी एकदम बिल्कुल पतली सी वॉल्यूम, ये वाली चीजें होगी। मैंने बोला हाँ ऐसी होगी, बिल्कुल पतली सी लेयर एकदम, ये वाली इसमें वाली बिल्कुल चिपक गई होगी, और वो क्या कर रही होगी, ये वाले वॉल्यूम जो सिस्टम का वॉल्यूम है, सिस्टम के वॉल्यूम को रेड से दिखाता हूँ, सिस्टम का जो वॉल्यूम है और ये सराउंडिंग, इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये सराउंडिंग है, ये वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है, इनको सेपरेट कर रही है, पतली सी लेयर, ये पतली सी ये वाली, तो इसका सरफेस होता है। ये बात समझ में आ गई ट्यूट के बारे में, कि इसका अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, मींस व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, तो आप क्या बोलोगे, माइंड में लाओगे कि सर आपने बोला था एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, तो सबसे पहली बात अभी के लिए मैं ऐसे सोचूंगा कि ये सरफेस किसी बॉडी का है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट लेयर जो उसको सराउंडिंग से अलग करती होगी उसको कहते हैं। इसका जो सरफेस का एरिया होगा, इसका जो सरफेस का एरिया होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा किसका, एरिया वेक्टर, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, अब यहाँ पे छोटा सा एरिया लूं यहाँ पे, तो इसको मैं ds लिख सकता हूं क्या, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एकदम छोटा सा पोर्शन है उस सरफेस का, बहुत छोटा पोर्शन, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ds होगा। चलो यहां तक ये मालूम चला गया, ठीक है। यहां तक आया कि नहीं, यहां तक आया कि नहीं, अरे हाँ या ना बोल दो, अरे इतना शर्माते हो, क्या करोगे इतना शर्माते हो, चलो ठीक है मैं मान लूंगा, हाँ ठीक है। दूसरा बात, डायरेक्शन के बारे में बात करना हूं, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये क्या बात हुई, लेकिन अब ये बात मालूम चल रहा है कि डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि यहां से किसी भी एरिया वेक्टर इज जो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस,
यानी नॉर्मल टू द सरफेस मतलब उस प्लेन जो है प्लेन का वो नॉर्मल होगा, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उस डीएस पॉइंट पे। वो डीएस जहां पे है, जिस जहां पे आप ले रहे हो, जिस कोऑर्डिनेट पे ले रहे हो, उसका अगर डीएस अगर उसका डिफरेंशियल एरिया है और डायरेक्शन क्या होगा, बोलेगा कि इस जो सरफेस पे है ये वाला सरफेस, आप अभी के लिए देख लो, मैं एग्जांपल में ऐसे सिंपल सा प्लेन सरफेस बना रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास ये प्लेन सरफेस, तो आप क्या बोल रहे हो कि इसका इससे जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये जो होगा ये डायरेक्शन, ये क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ये एरिया, और डायरेक्शन क्या होगा जो इसके नॉर्मल है उसके अलावा। अब आप बोलोगे कि सर रुकिए 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 रुकिए, आप बड़ा झोल झमरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका बोल रहे हो कि अगर आपने ये पतला सा एक लेयर ले लिया, मान लेते इसमें से निकाल लिया, ये वाला छोटा सा पतला पोर्शन निकाल दिया, ये निकाल के लिया क्या कि ये देखो इसका डिफरेंशियल एरिया ये है, डीएस एरिया का, ये डिफरेंशियल एरिया डीएस एरिया, और इसके जो नॉर्मल होगा ये वाला, इसके जो नॉर्मल होगा ये इसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इसको एन कैप कह लेंगे, ठीक है। अब आप सर एक झोल ये कह रहे हो कि आप बोल रहे हो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका अपोजिट वाला भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन वो एन वेक्टर तो दूसरा है भाई, क्यों 180 डिग्री बना रहा है सर। ये वेक्टर अगर आप बोलोगे थीटा डायरेक्शन में तो ये 180 डिग्री उससे जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इसके लिए लिखोगे तो आई कैप है, और इसके लिए लिखना पड़ेगा तो माइनस आई कैप। तो आप बोलोगे कैसे करोगे सर, मैं बोलूंगा अब देखो क्या गेम आता है। गेम अब आता है कि अब ये बॉडी है, बॉडी का जो अंदर से वॉल्यूम है अलोंग द बॉडी टू द सराउंडिंग डायरेक्शन, यानी अगर मान लो कि ये बॉडी है पूरी ऐसी, इस मान लो यहाँ पे हमने कंसंट्रेट कर दिया, ये छोटा सा उसका सरफेस हुआ, ठीक है। ये पोर्शन क्या कर रहा है, ये सरफेस कैसा ऑब्जेक्ट होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, बिल्कुल एक शीट जिसकी थिकनेस 0, तो वो होता है वही होता है कि नहीं। तो ये जो होगा, मान लेते ये एक सरफेस खींच के लेके आ गए, आप निकाल के लाए इस ऑब्जेक्ट और बॉडी का, तो वॉल्यूम से जो सराउंडिंग की तरफ जाने वाला है, यानी मैं वॉल्यूम जिसका जो होगा यहाँ पे दूंगा पहले जगह, फिर सराउंडिंग यहाँ पे होगा, तो इस तरफ वाला जो होगा ना, इसको मैं बोलूंगा, उसको उस नॉर्मल को मैं क्या कहूंगा कि वो किसका डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, उस नॉर्मल को, ठीक है। ठीक है कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, अरे बता दो, आ गया ना, यस सर। ठीक है। अब मैं स्टोरी आगे चलाता हूँ, चलो देखो, हमने 2 सरफेस लेके आए हैं, आपको जैसे बोला वो एक शीट है, ये एक शीट है, पतली सी शीट है, ठीक है सर, शीट है, इसके 2 सरफेस होंगे, एक इधर वाला होगा एक इधर वाला होगा, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पे कैसे लेंगे बताओ, ये सरफेस का ये जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, होगा ना, ये वाला, और डायरेक्शन कौन सा होगा, मैं बोलूंगा ये रहा नॉर्मल टू, इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा सर, आपने बोला था। लेकिन मैं कौन सा लूंगा, ये अंदर के बॉडी से सराउंडिंग की तरफ जाते वाला, यानी ये वाला, ये जो वेक्टर होगा एन वेक्टर, और ये एरिया होगा, ये एक्चुअली दे देगा ए वेक्टर। अब तो खुश हो गए ना भैया, एरिया वेक्टर को वेक्टर तो मानने के लिए तैयार हो गए, मानोगे कि नहीं अब, है ना। अब देखो यहाँ पे अब स्टोरी चलती है आगे, इसको मैंने चलाया, ये कहा कि यहाँ पे दोनों सरफेस है, अब इसका इस सरफेस के लिए क्या हो गया,
A1 ये हो जाएगा, A1 वेक्टर जो आएगा वो एरिया ये A और n कैप हो गया। यहाँ पे देखो सेम एरिया है, एरिया सेम है, n कैप में देखो या माइनस n कैप, क्यों? क्योंकि भैया देखो इसका अपोजिट ही है, 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब मैं ये बात बोलूं डिफरेंशियल एरिया के मैं बेसिस पे बात करूं, तो डिफरेंशियल एरिया के बेसिस पे आप कहोगे कि ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया इस कर्व सरफेस, इस सरफेस का, इस सरफेस कैसा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, सरफेस से कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइप का शेप बन सकता है, मट्टी से लेके ऐसे कभी गोल बना दिया तो उसका शेप जो सरफेस होगा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, अगर स्फेयर बना पाते हो तो, कुछ भी ऐसे आर्बिट्री शेप दे दिया तो कुछ भी होगा, लेकिन होगा तो सरफेस। लेकिन आप बोलोगे कि सर अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, आप बोल रहे हो कि उसका एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो प्लेन वाले में तो हम बना देते हैं और ये बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पे कैसे बना, ऐसे ऐसे दे देता है, ये पता नहीं ऐसे ऐसे क्यों एग्जाम्पल दे देता है, और फिर यहाँ पे कैसे वेक्टर बनाते जाते। तो मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे और इसका अपना वेक्टर होगा, यहाँ पे लेंगे ये इसका होगा, और यहाँ पे लेंगे सबका अपना अपना होगा। ठीक है, सबका अपना अपना होगा, जैसा भी होगा सब अपना अपना करेंगे। दिख रहा है कि नहीं? तो यानी अब डिफरेंशियल एरिया पे अगर बोले, डिफरेंशियल के फॉर्मेट में बोले तो ये होगा, और पूरा सरफेस चाहिए होगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहां तक मैं मान लेता हूं। ठीक, अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज द एरिया ऑफ द सरफेस, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये डायरेक्शन वाला पढ़ लिया है, ये दो चीज तो हम लोग जान गए। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी बनती है कि आपने अब फिर फ्लक्स पे वापस आ जाते हैं, फिर फ्लक्स पे वापस आते हैं। क्या बोला था आपने कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, इस बार एरिया कैसा है, डीएस एरिया है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो बताओ। और अगर मालूम चल जाएगा वो नंबर, मान लो इसमें से पास कर रहा होगा डीएन नंबर, तो डीएन बाई डीएस जो आ जाएगा वो बता दो, ये क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? यही तो मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है सर, क्या मैं बोलोगे कि दिक्कत है कि आपने ये चीज बोला, अब ये डीएन कौन लिखता है सर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप बोल रहे हैं, नंबर ऑफ, या तो एक एक फील्ड यहाँ से गुजरेगा, एक फील्ड लाइन गुजरेगा, एक लाइन गुजर गया, दो लाइन गुजर गया, ऐसे बोलो तीन लाइन गुजर गया, ये डीएन कैसे लिख रहे हो सर? या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, यही आपके मन में क्वेश्चन उठेगा। तो इसका आंसर ये होता है कि होता क्या है कि ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई भी सिस्टम उठाओगे, कोई भी एक सब्सटेंस का एक सैंपल उठाते हो, उसके अंदर होंगे तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बना होगा ना। अगर कोई हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं रख रखा है, कुछ नॉर्मल एटीपी पे रखा है 180p और 273.15 केल्विन, ये मान लेते हैं ऐसे सब्सटेंस होता क्या होगा, क्या यहाँ पे इसके बीच में जो स्पेस है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसके बीच में मास है क्या? नहीं ना है, मास तो डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे बना फिर यहाँ पे बना फिर यहाँ पे बना यहाँ पे बना। इसको क्या करता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक कहता है कि एक तुम आओ मैथ्स के पास, तुम आओ, तुम्हें प्रॉब्लम होगा ऐसे ऐसे सबको निकालोगे, तो तुम क्या करो, इसका मास सबका मास बता दो, इसका सारा जितना एरिया है वो बता दो, बता दिया ऐसे ऐसे करके, ऐसे बता दिया, ये रहा सर, ये रहा एरिया सर। बोला कि अब जरूर रखो, ये मास को क्या कर देता हूं मैं, डीए, ये पूरा मास ओवर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, और इसके बाद मैं बोलूंगा अगर छोटा सा लेता हूं पोर्शन तो डीएम बाई डीए हो जाएगा उसका वैल्यू। तो मैं अगर बोलूं कि यहां से ऐसे ही सेम काम 10 फील्ड लाइंस इतने एरिया से गुजर गया है, तो इसको क्या मॉडलिंग कर रहे हैं, इसको मॉडलिंग कर दे रहे हैं कि ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसे 10 यहाँ इस पॉइंट से निकल गया, ये इस पॉइंट से, ये मान लेंगे पूरे एरिया से निकल गया, तो उसको पहले फ्लक्स ले आएंगे और फिर कहेंगे कि यार देखो छोटा सा फ्लक्स छोटे से एरिया में,
ठीक है, तो ये आएगा। तो अब यहां तक हमने ये एक चीज रखी है, ये कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उस एरिया से, वो आप बता देते हो तो फ्लक्स जान जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, ये वाला चीज आपका डेफिनेशन आ गया समझ में, आगे फिर हम क्या करें। फिर मैं आपको एक बार फिर से बैक ले जाता हूँ। मैं आपको फील्ड स्ट्रेंथ जब निकालता था तो कैसे आपको बोला था, फील्ड को कैसे निकलवाया था, फील्ड का डेफिनेशन क्या दिया था आपको पहली बार में। इसी के लिए मैं आप पे फोकस करवाता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। क्यों मैं बोलता हूँ पहले डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डेफिनेशन को सिर्फ उसके अपने एग्जिस्टेंस की जरूरत है अपने सच्चाई प्रूफ करने के लिए, और कोई दूसरे स्टेटमेंट के एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब है रेक्टेंगल में कि तुम्हारे पास सम ऑफ ये तीनों एंगल इक्वल टू θ1 प्लस यानी θi का समेशन, इस स्टेटमेंट का होने की जरूरत भी नहीं है, इस स्टेटमेंट के होने की जरूरत भी नहीं है बाकी और स्टेटमेंट की। वो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन है, वो कैसे बच रहा है, वो अपने डेफिनेशन के कारण बच रहा है, और उसके कुछ स्टेटमेंट है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे डिफाइन करना है कोई चीजें, तो अगर जब मैंने बोला डेफिनेशन अपने अपने कारण ही बचता है, उसकी हमेशा ट्रुथ वैल्यू हमेशा हमेशा यस होगी, ट्रू होगी। आप इसका एक बार कभी देखना, इसका व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, तो उसको अगर आप जब बोलोगे तो वहां पे वो अपने डेफिनेशन के कारण बचता है। तो यानी इसका अर्थ है कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो विदाउट कोई कंडीशन बना होता है। अगर मैं बोल दूं कि फोर्स का डेफिनेशन ये है क्या, एम जी, ये है क्या फोर्स का डेफिनेशन, आप बोलोगे नहीं। क्यों, ये है तो ग्रेविटेशनल, यही तो निकलता है। मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, आप बात सही बोले हो, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके निकाला है। फोर्स का डेफिनेशन हम यहां से स्टार्ट किए थे, ये है डेफिनेशन। ये चले या ना चले, ये हमेशा चलेगा। कैसे, यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलता हूं कि अर्थ से सरफेस पर अगर बहुत अच्छे खासे दूर पे चला गया, तो क्या मैं फोर्स को सीधे ऐसे ही लिख देता हूं क्या, ये जी का वैल्यू हो गया, ये जी वाला जो है, ये जी मतलब समझ लो कांस्टेंट है वैल्यू। ठीक है ना, यानी जी वेक्टर कांस्टेंट मतलब ये इसका अर्थ हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और साथ में माइनस जे कैप, ये मैं बोल रहा हूं ये कांस्टेंट वैल्यू है। वेक्टर इसलिए है कि वैल्यू ही जो है वेक्टर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो हर जगह नहीं लगेगी ना, ये चीजें इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगेगी क्या, यहाँ पे फोर्स निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो यार फॉर्मूला एम जी लगा दोगे, नहीं लगा दो, लेकिन क्या वहां पे एफ 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 इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी लगाओगे, हाँ लगाएंगे। ये तो उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो अपने अस्तित्व के कारण ही सही होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखना, जो डेफिनेशन होता है सबसे पहले माइंड में आना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या दिया था। तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कि देखो होता क्या है कि हम कोई भी एक सोर्स चार्ज है, अगर हम ये सोर्स चार्ज के कोई सराउंडिंग में, इसके इन्वायरमेंट या सराउंडिंग जिसको कहते हैं, सराउंडिंग में अगर किसी पॉइंट पे कोई दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज का मैंने पूरा आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला ही होता है, और सच उसका डायमेंशन बिल्कुल जीरो होता है, पॉइंट चार्ज होता है। अगर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो फोर्स बाय क्यू नॉट क्या होगा आपका, फील्ड होगा। यही इसका डेफिनेशन है फील्ड का। ठीक है, अब मैं इसका एक और डेफिनेशन देता हूं, एक और डेफिनेशन देता हूं ऐसा कि कितने नंबर ऑफ एरिया, मतलब यहां से मान लो कि अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इससे कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है पर यूनिट एरिया। ठीक है,
इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मुझे अब मॉडिफाई करना है इस डेफिनेशंस को, जो मैंने बोला फील्ड लाइंस के टर्म्स में है, लाइंस के टर्म्स में है, अभी तक हम इसका मैथमेटिकल आंसर नहीं दिए, ठीक है, अभी तक हम इसका मैथमेटिकल आंसर नहीं दिए कि व्हाट इज फ्लक्स, हम इसको मैथमेटिकली नहीं लिख पाए हैं, हम बस ये लिखे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो अब देखते हैं क्या हो, अगर मैं बोल दूं ई को मैंने डिफाइन किया कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया से गुजर रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं कि ई मतलब dn/ds होगा, इसी को तो ई बता रहे हैं। अब इसी में मैनिपुलेशन कर दे, ऊपर ds मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dn हो जाएगा ना, यानी उस ये dn क्या आ गया, ये dn क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस छोटे से एरिया ds एरिया से जो गुजर रहा है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर हम आगे की ओर मूव करते हैं तो इसका अर्थ आ जाता है EDS, यही तो है, ई ऐसे ही तो डिफाइन कर रहे हो, इसका अर्थ है अब इसके अर्थ है, इससे हम क्या जान गए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, साथ में उसका छोटा सा जो डिफरेंशियल एरिया है वेक्टर साइन के साथ है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा, d5 होगा। समझ में आया? अब हमें मैथमेटिकल वे में हम लिख लिए हैं फ्लक्स को, तो थ्योरेटिकल वे से कहां से स्टार्ट किए थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने गुजर रहे हैं उसके अंदर से, उस छोटे से एरिया से, ठीक है। ठीक है ना, अब देखो इसको, अब हम और मॉडिफाई करते हैं, यहां तक थोड़ा सा आपको कंस्ट्रेंट लगेगा चीजों को कैसे चलेगी, ठीक है। अब हम यहां से अब एक चीज जान गए थे इस चीजें पीछे में से कि अगर हम इस चीज को जानते हैं, अगर d5/EDS अगर हम किसी पे पॉइंट पे निकाल देते हैं, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे, तो अगर मुझे पूरे से एरिया पे निकालना है, पूरे से एरिया पे निकालना है, इस तो ए बी सी सब पे निकालना है, सब पे जितने भी पॉइंट है सब पे निकालना होगा, तो मुझे दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ द सरफेस, उस सरफेस से ये क्या हो जाएगा, EDS आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब ये डेफिनेशन आ गया, ये क्या है, ये इसका डेफिनेशन है, याद रखना, फ्लक्स का कभी भी हम बात करेंगे ना, ये डेफिनेशन हमेशा ट्रू रहेगा। अभी और भी चीजें देखिए, ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। फ्लक्स अभी आपने बोला, डेफिनेशन दे दिया, एक क्वेश्चन, पहला सिंपल सा क्वेश्चन, पहला हम केस लेते हैं कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और हमारे पास पहली बात, दूसरा कंडीशन क्या होगा, प्लेनर, प्लेनर आपके पास शीट हो, शीट कैसे होगी, प्लेनर होगी, इसका अर्थ क्या है कि मतलब ऐसा वाला होगा, नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये शीट किसमें, एक ही प्लेन में लाई कर रही है, किसी एक बड़े से प्लेन में लाई कर रही है, ये स्फीयर की तरह नहीं है, ये स्फीयर की तरह नहीं है कि कोई प्लेन का थोड़ा सा पोर्शन इधर चला जा रहा है, कोई भी अगर हम पोर्शन लेंगे प्लेन का तो वो कैसा होगा, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, वो 3D प्लेन है, 3D सरफेस जाता है, 2D मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर जा रही है, तो प्लेनर शीट, दो कंडीशन अभी हमने माना, देखो यही मॉडिफाई कर रहे हैं उसी डेफिनेशन को, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फ्लक्स क्या होगा, ये निकालते हैं, तो हम जानते हैं अगर यूनिफॉर्म होगा, फील्ड यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, ये होगा क्या, यहाँ पे इस अगर मान लो कि इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस से अगर हम लेते हैं, ये प्लेनर है, सही है सर, ठीक है, आपने बोला प्लेनर कोई भी शेप का लेना है क्या, तो मैंने बोला ले लो अपने मन से, तो बोला कि ये शेप का ले लो क्या, लेकिन ये प्लेनर है, किसमें है, इसी प्लेन में है, इसी एक प्लेन में है, ठीक है, इसी एक प्लेन में, मान लिया सर। अब यहां से सारे पॉइंट पे इसमें
अभी देखो ये जो सरफेस पढ़ रहे हैं ना, ये सरफेस का एक पोर्शन होता है। मान लो कि जो आपको मैंने डेफिनेशन, जो सरफेस का ट्रू डेफिनेशन दिया था, वो बॉडी के लिए दिया था। ये सरफेस को कहते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब एक प्लेन की तरह होता है, बस इसका कोई ऐसा नहीं है, बॉडी के साथ अटैच नहीं है। जैसे अगर मैंने ये बोल दूं, ये ऐसा शेप दे दिया मैंने, तो ये है तो सरफेस, लेकिन ये किसी बॉडी से अटैच नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्शन दे देना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में आएगा आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने इसी प्लेन में है और फील्ड सबका कांस्टेंट बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका ई का मैग्नीट्यूड सेम और इसका डायरेक्शन इधर, ऐसा हो सकता है क्या? इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म ई, मैग्नीट्यूड सबका सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ऐसा हो सकता है क्या? इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे यूनिफॉर्म अगर मैं बोल रहा हूं तो यूनिफॉर्म मतलब सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है ई जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो दोनों देखना पड़ेगा। उसका मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए, यानी ऐसा, ये जो सरफेस लिया है इसी को मान लेते ऐसे दिखता है, तो इसका अर्थ है कि ये अगर है तो ऐसा होगा, ई सबका सेम होगा, तब इसका अर्थ ऐसा दिखेगा। या हो सकता है कि जरूरी है ऐसा ही हो, इस डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन होगा तो सबका सेम होगा, तो मतलब सबका ऐसा होगा, यानी सबका जहां पे जिस पॉइंट पे ई निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी वही होगा सबका, सब पॉइंट पे कैसा भी एक। मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर हो या कुछ एंगल बनाते हुए कुछ भी हो, तो ये हमेशा ऐसे ही होगा। तो पहला केस जो ले रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड और प्लेनर शीट हम लेंगे हमेशा। तो इस केस में अगर देखते हैं, तो अगर हम फ्लक्स का देखते हैं तो हमारे पास आएगा E डॉट डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन। आप बोल रहे हो सर कि E वैल्यू सेम है, तो E को बाहर निकाल दे क्या? मैंने बोला डॉट पहले पड़ा हुआ है, इन दोनों को पहले करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ठीक है, E डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दूंगा ठीक है, यानी E सेम है, कॉस थीटा यहाँ पे करना करोगे तो एक मेरे को बता दो, डीएस में अगर आप डीएस को इस फॉर्मेट में लिख पाओगे तब कॉस थीटा कर पाओगे। तो आप बोलोगे सर कर तो सकते हैं, आपने क्या बोला एरिया की, अगर मान लो ये डिफरेंशियल एरिया लिया तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा लाइन, वो एरिया वेक्टर देगा। तभी तो मैंने बोल रहा प्लेनर शीट, कोई भी शीट प्लेनर है, सब प्लेनर है। यानी अगर मैं बोलूं कि ये लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये हर पॉइंट पे इससे परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं? तभी तो मैंने प्लेनर शीट लिया है। यानी इन सब का अगर मैं छोटे छोटे से एरिया का भी देखूं, सबका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ds इंटू एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा, कोई डायरेक्शन, यानी ये रहा, और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये दोनों अब बाहर आ जाएंगे, ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और ds तो मैग्नीट्यूड के सिर्फ फॉर्मेट में रह गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड रह जाएगा, तो ds यानी इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये डेल्टा एस, इसको सरफेस ऑफ दिस कैपिटल एस मान लो, इसको कह देंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। अब मैं बोलूं कि ये अगर मान लो कि एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे भी, ठीक है ना, इस चीज को देखेंगे पहले। अब एक इन चीजों को चलते हैं एक एक करके देखने के। ये वाला देखो, ये वाला जो शीट है, अच्छा इसमें देखते हैं, हाँ ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है ना जो हमने पीछे निकाला है, और एक कॉस थीटा होगा। अगर कॉस थीटा भी लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर हमेशा सेम नहीं रहा तो मतलब ई और एन यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों कॉन्साइड नहीं किया तो उनके बीच में थीटा रहेगा, तो वो कॉस थीटा है। तो यानी यहां से लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ये लगा देंगे, कब कब लगाएंगे? जब ई कांस्टेंट होगा उस प्लेन में,
उस प्लेन में ई कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, उस सरफेस के हर पॉइंट पे अगर ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, ई वहां पे कांस्टेंट है उस प्लेन में, ठीक है। और प्लेनर होगा सरफेस, तब जाके ये लगेगा। अब इसी के लिए देखो मैंने क्या बोला था कि वो चीज अगर मैं बोलूं फ्लक्स का जब आपके पास माइंड में आना चाहिए तो डेफिनेशन याद आना चाहिए। यहाँ पे ये इसको नहीं लगा सकते क्योंकि हमने देखो इसके अंदर कंडीशनिंग लगाते जा रहे हैं ना, कंडीशन लगाते जा रहे हैं, कंडीशन लगा के फिर वो मॉडिफाई करके उसको बना दिया, लेकिन डेफिनेशन जो है वो हमेशा वही बना रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो देखो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे ये चीज हमने कर ली है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर कॉस थीटा वाला क्यों आता है, एक तो उस डेफिनेशन से भी आता है, इसको एक चेक भी कर सकते हैं। देखो अगर मान लो कि ये एरिया है और ये ई वेक्टर है यहां से, एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है, 2 सेकेंड के लिए मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मॉडिफाई करके लाया, हाँ ये एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये रहा, इसमें एंगल आएगा यहाँ पे आपके पास आएगा, ये वाला जो आपने एंगल ले लिया, ठीक है। ये क्या हमने बोला था, ये थीटा ये बोला था ई, सॉरी यहाँ कांस्टेंट है तो ई एस कॉस थीटा हमारे पास आया था, यही आया था ना फ्लक्स का फॉर्मूला, किसके लिए, प्लेनर एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। इसके लिए बस कंडीशन था। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक और चीज, अगर मान लो ये प्लेन है, ये दो प्लेन है, यानी अगर मान लो कि सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस प्लेन में इस प्लेन में इस प्लेन में यहाँ पे हर अलग अलग पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू सबका सेम आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये वाला कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दोगुना लेंथ रखा हो। यूनिफॉर्म बोलने का अर्थ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे स्पेस में वही हो, जरूरी नहीं है उस प्लेन के हर पॉइंट पे हो वही हो, समझ में आया। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो दिख जाएगा तुम्हें, उसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फील्ड वाले क्वेश्चन आए हुए कि जहां पे ई आपका जो प्रोड्यूस होता है सब ई नॉट इंटू एक्स का फंक्शन रहता है क्या, तो उसमें क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि अगर हम एक्स के डायरेक्शन में ऐसे जाते जाएंगे तो ई नॉट इंटू एक्स, अगर मान लो एक्स इक्वल टू 1 पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबका ई नॉट होगा और आई कैप में सबका है। लेकिन यहाँ पे पहुंचे 2 पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 ई नॉट और आई कैप सबका डायरेक्शन अपना बना हुआ है। लेकिन ये क्या यूनिफॉर्म है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, अरे बताओ, मैं नेट चला गया क्या, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, अरे शर्माते हो तो अभी तक तो हाँ या ना तो बोलो, अरे सच में नेट चला गया क्या, अरे नेट चला गया क्या, नहीं नेट तो है, अरे तो हाँ या ना बोल दो यार, तुम लोग ऐसे डरा देते हो कैसे, मेरा नेट चला गया, अब बताओ, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसका वो भी यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा, पूरे स्पेस में नहीं, मुझे मतलब है जिस प्लेन को रीड कर रहा हूं उस प्लेन के हर पॉइंट पे
क्या ई कांस्टेंट है कि नहीं। ई कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या होगा कि अगर किसी एक पॉइंट पे जो हमने वैल्यू दे दिया है वो प्लेन के हर पॉइंट पे होना चाहिए, और मैं बोलूं अगर वैल्यू दिया है तो ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसका डायरेक्शन भी सबका सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो यानी इसका अर्थ है कि अगर एक मान लेते हैं कि ये परफेक्टली, मतलब बोलते हैं पूरे स्पेस में ही कांस्टेंट वैल्यू बना दिया, बोला कि आप पूरे स्पेस में एंजॉय करो सेम कांस्टेंट वैल्यू के साथ, अगर ऐसा केस दिया है तो मान लो यहाँ पे ये एक प्लेन दिया था हमारे पास, ये एक बार प्लेन दिया हुआ है जो कि कुछ एंगल बनाते हुए है हमारे पास, ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है, ये शीट है हमारे पास, ठीक है, ये किसी बॉडी से अटैच तो है नहीं, तो इसी के लिए इसका डायरेक्शन दिया रहेगा ये वाला या तो ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला भी हम मानते हैं डायरेक्शन है, ठीक है, इसके सरफेस का डायरेक्शन है। तो ये मैंने बोला था कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये रहा एरिया वेक्टर का एन कैप, और ये रहा ई का, ई का ये रहा, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो कॉस थीटा है, ठीक है। अब ये हमने मान रखा था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आपने बोला ये थीटा होगा, ये सेम थीटा होगा, ये कैसे माने, मैंने बोला रुको देखो इसको कैसे मानते हैं। ये रहा ये वाला एन कैप, तो एन कैप को ऐसे पीछे ड्रॉ करेंगे और इसको भी ऐसे पीछे ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट थीटा, यहां से 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया हमने, ये 90 डिग्री का एक्सिस है, यानी ये जो फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है, अगर फील्ड के लाइंस को अगर एक्स मान रहे हैं तो ये वाई हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन थीटा होगा क्या प्लेन का, ये प्लेन के साथ वाई एक्सिस थीटा बनाएगा क्या, कैसे सर, ये देखो ये टोटल तो 90 डिग्री है ना, टोटल तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या आएगा 90, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो और ये देखो ये वाला क्या बोल रहे, ये लाइन, ये लाइन ये है क्या, एन कैप ही तो है, ये एन कैप है, यानी ये प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ये तो प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, तो यानी ये इसको क्या होना पड़ेगा, ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90 है, तो इसको थीटा तो होना ही पड़ेगा ना। और अगर ये थीटा, अभी देखो बहुत गेम थोड़ा चल रहा है, अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया इस प्रकार से, ये देखो, तो ये भी ये इसका वो देखो अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल हो जाएगा कि नहीं, ये देखो ये दोनों, ये पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये हो गया इसका एक ट्रांसवर्स लाइन, तो ये देखो अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल थीटा आ गया। जब ये थीटा आ गया, अब ये चीज हम मान लिए, ये मैथमेटिकल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, हमने लेके आ गए, लेकिन आ गए, ठीक है, तो यानी ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, एरिया को, इसको एरिया को, ये वाला अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वाला अगर ये एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया का अगर मैं इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लूं तो क्या होता है, कॉस थीटा होगा कि नहीं, कैसे मालूम करते हैं, अरे यार यही तो होता है, दो एक वेक्टर दिया रहता है, सॉरी एक वेक्टर है और ये डायरेक्शन है हमारे पास है, बोले ये आई कैप है डायरेक्शन है, और ये एक वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, मैं बोलूं कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कितना होगा कंपोनेंट, तो आप बोलोगे यार सर थीटा बता दो सर, ये लो इसका जो कॉस थीटा होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा, वो इस डायरेक्शन में कितना है वो उस कंपोनेंट के बारे में बताता है। बोलेगे परपेंडिकुलर वाला कैसे जानना है, तो बोलोगे ए साइन थीटा होता है सर। तो यानी ये एरिया है, इसको दो कंपोनेंट में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा ये सेक्शन, और दूसरा हो जाएगा ये सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर, आपने क्या बोला था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ये आपको निकालना था ना, ये वाला आपको निकालना था ना, इस सरफेस के हेल्प से, इस सरफेस के बारे में, अरे यार मैं इसको डिलीट करता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ,
कौन सा सरफेस? ये सरफेस, इसको ये वाला सरफेस को, ये सरफेस के कारण निकालना है ना। तो इसका अर्थ ये सरफेस के कारण निकालना है, तो इसको हमने दो पोर्शन में कर दिया है, दो पोर्शन में बांट रखा है। ये सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण निकालना है इसके कारण, तो इसको दो पोर्शन में बांट दिया। ये हो गया एस कॉस थीटा और ये एस साइन थीटा। तो देखो ये फील्ड लाइंस जितना पास हो रही है, देखो जितना पास हो रही है वहां यहीं से तो गुजर रही है, तो एस कॉस थीटा वो क्या हो गया, फील्ड लाइंस के अलोंग वाल जो सरफेस को एक्चुअली में उसके परपेंडिकुलर जो लाइन प्रोजेक्शन पर रहा है वो एरिया आ गया, और दूसरा एरिया आ गया जो इस फील्ड लाइंस के अलोंग है। तो इससे तो कोई फील्ड लाइंस पास कर नहीं रही होगी ना, ये तो फील्ड लाइंस इसके, ये वाला चीज याद रखना, इससे फील्ड लाइंस कहते नहीं है इसको पास करना, ये नहीं कहते। फील्ड लाइंस मतलब ऐसे होता है, पास करना मतलब ऐसे होगा, इसका वैल्यू 0 होता है। कैसे? दूसरा फॉर्मूला ही पे देख लो, फॉर्मूला ही से देख लो, ये रहा एरिया वेक्टर, इसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के इस प्लेन में ले रखे, इसी प्लेन में ले रखे हैं, तो बताओ फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? फील्ड लाइंस अगर उसी प्लेन में पास, सब सारे फील्ड लाइंस उसी प्लेन में है, उसी प्लेन में है जिस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे जितने गुजर रहे हैं ये एरिया वेक्टर ये होगा और फील्ड लाइंस ये होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? अरे बताओ, कुछ तो बता दो। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, किसी को मन करे तो 25 डिग्री, कोई और चिल मार के कहे तो 12.5 डिग्री, कुछ तो बता दो। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, यानी यहाँ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है, थीटा का वैल्यू 90 रखोगे तो क्या आएगा, 0। यानी इससे फ्लक्स, इसको कहेंगे नहीं फ्लक्स पास कर रहा है, सिर्फ वो वाला पास करना मतलब क्या होता है, जो इसको क्रॉस करके गुजरे, इधर से जाके क्रॉस करके गुजरे, ऐसे आ रहा था ऐसे आए, ये देखो ऐसे, इस सरफेस से, इस सरफेस से देखो, इस सरफेस से, इस सरफेस से यहां से ऐसे आए और गुजरे, यहां से गुजर जाए, उसको कहते हैं पास करना। ठीक है, तो यहां से हमने पहला देख लिया कि जब अगर कोई प्लेनर, कोई भी किसी भी शेप का प्लेनर हो, बस हमारे पास प्लेनर सरफेस होना चाहिए और फील्ड उस प्लेनर सरफेस में जो जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वहां पे यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये इसके लिए निकालिए, और कुछ भी एंगल बनाते हो, कुछ भी एंगल बनाते हुए होगा वो आ जाएगा। अब दूसरी बात, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, कि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है और निगेटिव है तो इसका अर्थ क्या होता है। आपको एक बात के लिए मैं हमेशा याद रखूंगा, पहली बात बता देता हूँ, वेक्टर में पॉजिटिव निगेटिव आपको सबसे आसानी से बता जाता है, ये डायरेक्शन बताता है, लेकिन स्केलर में सबसे खतरनाक इस्तेमाल होता है ये साइन का। कभी डायरेक्शन बता सकता है, जैसे पॉजिटिव 2 एम्पियर या -2 एम्पियर, कभी टाइप ऑफ चार्ज +2 कूलम, -2 कूलम, ये टाइप बता रहा है या प्लस माइनस, यहाँ डायरेक्शन बता रहा है प्लस माइनस। कभी एनर्जी इन द सिस्टम या आउटवर्ड द सिस्टम, जैसे -u पोटेंशियल स्टोर, अगर मैं बोलूंगा -2 है किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर मान लो -2 एनर्जी बोल रहा हूँ, यानी उसके अंदर, उस सिस्टम के अंदर 2 एनर्जी जूल जमा हो गई है और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, यानी उसका पोजीशन ऐसा बना हुआ है कि अभी वो 2 एनर्जी जूल रखे हुए। तो स्केलर में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स को बोल दूं कि अगर प्लस है और माइनस दे दूं, तो आपके माइंड में पहले आएगा कि फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम यहाँ पे देखे थे, ई डॉट, इसका डेफिनेशन लेके आए थे, ई डॉट ds। क्यों देखे थे, क्योंकि ये हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो कॉस थीटा वाला सेक्शन लेना पड़ेगा हमें,
साइन वाला नहीं, साइन वाले में प्लेन उसको नहीं बोलेंगे पास करने, इसी के लिए डॉट लगाया था। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका अर्थ है कि स्केलर क्वांटिटी में अब इसका प्लस माइनस होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देके आपको काम करवा रहा हूं, क्योंकि फ्लक्स जैसे ही खत्म होगा मैं जल्दी जल्दी खींच के गॉस लॉ खत्म कर दूंगा, और गॉस लॉ में फिर उसके बाद आपको दिखेगा चीजें। फील्ड हम फिर से निकालेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालते हैं ड्यू टू एनी सोर्स चार्जेस। जैसे कि इस बार हमारे सोर्स चार्जेस क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर ऑफ हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है कि नहीं? या एक शीट आ सकती है इन्फिनाइट लॉन्ग शीट जिसके ऊपर पूरे चार्जेस है, या स्फीयर होगा। हम देखो उल्टा काम कर रहे हैं, फ्लक्स और फील्ड दोनों को मतलब भाई बहन बना दिए। जब उसको निकालना होता तो उसको बोल देते हैं, और उसको निकालना रहता तो उसको बोल देते हैं। फिर इसी के लिए फील्ड हम लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब नाम ही डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, फ्लो पर यूनिट एरिया। तो वो पर यूनिट एरिया कैसे वो भाग रहा होगा, उस फील्ड कैसे जा रहा होगा। अगर यही बात बोल दूं मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कैसे गुजर रहे होंगे, कितने नंबर पर उस छोटे एरिया से कितने गुजर रहे होंगे, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक है ना? चलो यहां तक क्लास खत्म करते हैं। और कोई डाउट है किसी को क्या, या किसी को हार्ड लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है? हेलो, अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग कुछ भी नहीं बोलते हो। अरे कोई क्लास में हो? यस 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 सर। अच्छा ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि समझ में आया ना, मैं नेक्स्ट से क्लास से ये स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अभी के लिए ये मैंने आज सिंपल थोड़ा रखा है, बहुत मतलब थोड़ा समझा समझा के चल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत फास्ट भगाऊंगा, मैं बहुत आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।